गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जब अपना पढ़ना शुरू कर दिया था यहाँ पे टैक्सोनॉमी के बारे में दोबारा से, और हमने शुरू किया था यहाँ पे कि टैक्सोनॉमी बातें करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो आपने लास्ट लेक्चर्स में जान चुके हो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। आपने देखा विद द टाइम जैसी जैसी चीजें हमें पता लगती गई तो हम नई नई चीजों को यहाँ पे नॉलेज आती गई, उनके यहाँ पे एक बेस्ट क्लासिफिकेशन को यहाँ पे लाते गए। ऐसे ही हमारा एक टॉपिक और आता है, उसका नाम होता है बेटा यहाँ पे टाइप ऑफ द सिस्टम क्लासिफिकेशन। वो था किंगडम और हम बातें करेंगे यहाँ पे सिस्टम। तो मेनली 3 तरह के सिस्टम आए बेटा जी। एक का नाम था वहां पे आर्टिफिशियल, एक का नाम था बेटा जी वहां पे एक का नाम था आर्टिफिशियल, एक का नाम था नेचुरल, एक का नाम था बेटा जी फाइलो जेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम आए थे, आज हम उनके बारे में बातें करेंगे यहाँ पे। अगर आपको ये वर्ड याद आ रहा हो तो मैंने जब आपको हर्बेरियम पढ़ाया था या बोटनिकल गार्डन में एक वर्ड यूज किया कि जहां हम प्लांट को प्लेस करते अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि बेंथम और हुकर ने दिया था, हम उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर्बेरियम में सीड्स को अरेंज करते हैं। ये बात मैंने हर्बेरियम में पढ़ाई थी आप लोगों को, आप उसको दोबारा एक बार देख सकते हैं यहाँ पे कि वहां पे पॉइंट आता है बेंथम हुकर ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया थी क्या था और उसने किन के बारे में दिया था, वो सब बातें हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा जी यहाँ पे टॉपिक की। पर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक और बात आपके साथ करूंगा, हम क्लासिफाई करे क्यों रहे हैं चीजों को। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपने इतने सारे वीडियो देख लिए, आप इतना सारा पढ़ लिया और आपने क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो, टैक्सोनॉमी की बातें कर रहे हो, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नीड है क्लासिफिकेशन का, हमें करना ही क्यों पड़ रहा है क्लासिफिकेशन, हम पढ़ ही क्यों रहे क्लासिफिकेशन को, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। लॉजिक सेट कीजिएगा, हम क्यों कर रहे हैं क्लासिफाई चीजों को, इससे हमें फायदा क्या होगा। तो उन फायदों को पहले बातें करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा जी यहाँ पे नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्यों है इसकी नीड, तो उसकी बातें करते हैं। पहला पॉइंट बेटा है, आपने कहा सर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है। अब इतनी सारी स्पीसीज अगर नोन है तो क्या एक एक स्पीसीज के बारे में पढ़ना पॉसिबल है? क्या एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, जो इस दुनिया में इतने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, क्या एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हम उन एक एक चीज को याद तो नहीं रख सकते ना। बट अगर सोचेगा हम उन चीजों को ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं, हम उन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं, हम उस ग्रुप के 1 या 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें कहते हैं पूरा उस ग्रुप के बारे में पता लग जाएगा। जैसे बातें करते हैं बेटा जी, मैंने पढ़ लिया सोलेनम जीनस के बारे में कि बस सोलेनम जीनस के ये कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब मैंने उस जीनस से बिलोंग करने वाले स्पीसीज के बारे में कहने की क्या मिल गई, मुझे यहाँ पे नॉलेज मिल गई बेटा जी। तो हमें कहते हैं to study about the every living organism is not possible, and study of 1 or 2 organism in the group tells us about the characters of the whole group। हमें 1 या 2 के बारे में पढ़ के हमें पूरे ग्रुप के क्या पता लग जाएंगे बेटा, वहां पे कैरेक्टर्स पता लग जाएंगे, तो ये हमारी स्टडी करने में हेल्प करेगा। मैं दोबारा पॉइंट को दोहराता हूं, मैं कहूंगा हमें हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट अब अगर हम यहाँ पे उस ग्रुप से बिलोंग करने वाले 1 या 2 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें उस ग्रुप के बारे में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स है उनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता लग जाएगा कि इससे जो भी बिलोंग कर रहा है उनकी ये कैरेक्टर्स हैं, तो हमें उनको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा है, जो आपने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में प्लेस किया है तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है उसके बारे में पता लग जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द डिफरेंट ग्रुप। एग्जांपल लेके समझते हैं। आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक पूरा क्लासिफिकेशन समझाया था लॉयन का, टाइगर का, लियोपार्ड का। वहां पे आप लोगों ने ये कहा था पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, ये स्पीसीज है। ये स्पीसीज एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। जीनस का नाम क्या था बेटा जी? पैंथरा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। आपने कहा था, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, ये सब बिलोंग करते हैं एक ही जीनस से, और जीनस का नाम था बेटा जो वहां पे पैंथरा। ऐसे आपने कहा था एक और जीनस है, उसका नाम था फेलिस, और ये दोनों मिलके एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली का नाम था बेटा जी यहाँ पे फेलिडी।
आपने कहा था ऐसी एक फैमिली आती है, उसका नाम था कैनेडी, जिससे डॉग्स बिलोंग करते हैं। तो समझ के देखो बात को, मैं जो समझा रहा हूं, यहां पे ये बिल्लियों वाली कैटेगरी है, कैट्स की कैटेगरी है, ये डॉग्स की कैटेगरी है। तो मुझे पता लग रहा है हाउ द लॉयन, टाइगर, कैट एंड डॉग्स रिलेटेड विद ईच अदर, उन लोगों में कैसा रिलेशनशिप है, मुझे उसके बारे में पता लगता है कि यस, कैटल बिलोंग टू द फेलिस, बट कैट एंड टाइगर्स बोथ आर बिलोंग टू द सेम फैमिली। मतलब वो कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर एक ही थे, और उसका नाम क्या, हमने उसको किस ग्रुप में रखा है बेटा जी यहाँ पे, फेलिडी में, कि उनके कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं, मैच करते हैं। बट टाइगर के और लॉयन के ज्यादा क्लोज कौन है, बिल्लियां हैं, क्योंकि वो उनके ज्यादा क्लोज है, लेकिन वो सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं। बट आपने कहा डॉग्स की फैमिली का नाम है कैनेडी, ये ज्यादा क्लोज नहीं है, बट इन दोनों से मिलकर एक ऑर्डर बना था, ऑर्डर का नाम था बेटा जी कार्निवोरा, मतलब ये रिलेटेड तो हैं, बट टाइगर्स के ज्यादा क्लोज कौन है बेटा जी, यहाँ पे बिल्ली है। मैं कहूंगा वैसे टाइगर के ज्यादा क्लोज कौन है, वहां पे शेर है। तो मेरी ये बात पता लग रही है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो आपने अलग अलग ग्रुप में रखे हैं, वो कैसे आपस में रिलेशनशिप को शो करते, कौन क्लोज में है, कौन दूर दूर है, ये सब बातें हमको, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है, वो सब स्टडी करने में आपको क्या मिल रही है बेटा जी, यहाँ पे हेल्प मिल रही है। मैं थर्ड पॉइंट बोलूंगा बेटा जी, यहाँ पे हमें इवोल्यूशन का ट्रेंड भी तो पता लगता है, कौन किससे इवोल्व हो किया आया, क्योंकि हमने एक बात बोली थी, हमने चीजों को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हमें यह भी पता लग रहा है इनमें कैसे कैसे रिलेशन से रिगार्डिंग द इवोल्यूशन। तो हमें इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, उन ट्रेंड्स को स्टडी करना भी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे आसान हो जाएगा। हमें इवोल्यूशन की भी तो रिलेशनशिप यहाँ पे समझ में आएगी बेटा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बेटा जी, अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंट टेक्सा के, हम अगर प्लांट की बातें करते हैं, माइक्रोब्स की बातें करते हैं, डिफरेंट टेक्सा के बारे में, डिफरेंट ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके उन प्लांट को, उन माइक्रोब्स को मैं यूज कर सकता हूं इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, फॉरेस्ट्री में, अलग अलग जगह में उनका यूज भी तो कर सकता हूं। अगर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन मुझे उनके बारे में, टेक्सा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो मैं उनका यूज कर सकता हूं बेटा जी यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। मैं पांचवा बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे, क्लासिफिकेशन की वजह से मैं किसी एक ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना मुझे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप एक बात बोलते हो, हम सेट ऑफ कैरेक्टर के आधार पे चीजों को क्लासिफाई करते हो, क्लासिफाई की वजह से चीजों को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बेटा मैंने 5 आपको रीजन दिए, 5 मैंने आपको रीजन दिया कि व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन। उनके एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। पहला मैंने पॉइंट बोला बेटा जी यहाँ पे, it is not possible to study about the each and every organism, but study about one or two organism of the group tells us about the characters of the different organisms that belong to that particular group. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी, classification help us to study the relationship among the different organisms that are present within the different groups, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हेल्प करेगा। थर्ड मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे, it tells about the, it help in study the evolutionary relationship or the evolutionary trend among the organisms, उनमें कैसे evolution का ट्रेंड रहा है उसको स्टडी करने में हेल्प करेगा। फोर्थ मैंने बोला बेटा जी, classification provide the information about a taxa and it is helpful to use of the plant or the microbes in the different field like agriculture, forestry, medicines, इन सब में हम उनका यूज कर सकते हैं अगर हम उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है क्लासिफिकेशन। आगे बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे कि हमें किसी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, तो हमने क्लासिफिकेशन में एक सेट ऑफ कैरेक्टर को चूज किया है कि ये कैरेक्टर जिससे मैच करेंगे वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे टारगेट ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो मैं कहूंगी ये आइडेंटिफाई करने में हमारी क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे हेल्प करता है। इट्स ऑल अबाउट नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। चलिएगा आगे टॉपिक शुरू करते हैं। अब आज तक कितने सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन आए हम उनकी बातें करेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम आएंगे और डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बुक को पब्लिश किया था, उन बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं बेटा जी। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक्स के नाम एंड किस साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था, किस कैरेक्टर के यहाँ पे क्लासिफाई किया था, उन सबको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिएगा बेटा जी, मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूं बेटा जी यहाँ पे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
आप अभी अपने नोटबुक में हेडिंग डालेगा बेटा जी, टाइप ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन। और आप लोग बार बार एक बात कह चुके हो बेटा जी, मैं बार बार उस बात को रिपीट करूं, मैं दोबारा आज एक बार बोल देता हूं, क्लासिफिकेशन इज नेवर ए कांस्टेंट, इट इज ए एवर चेंजिंग प्रोसेस। Classification is depend upon the character that you choose during the classification. If you change the character, then classification get changed. आप क्या character choose करते हो उसी पे क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है बेटा जी। करेक्टर अगर बदल दिए तो क्लासिफिकेशन भी क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका चेंज हो जाएगा। इस बात को मत भूलना, क्लासिफिकेशन इज एवर चेंजिंग प्रोसेस, ये कभी कांस्टेंट नहीं होता है, ये मल्टी स्टेप होता है और ये एवर चेंजिंग है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द करेक्टर दैट यू चूज ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन। अगर आपको सबसे पहला मेरा लेक्चर याद है, मैंने एक स्टूडेंट नाम के ग्रुप को डिवाइड किया था, मैंने वहां से डिवाइड करने के लिए एक सेट ऑफ द करेक्टर यूज किया था। मैं आपको रिकॉल करवा दूं, पहले मैंने सेक्स को चूज किया था, वो मेल है फीमेल है। फिर फीमेल को हमने कहा वो चोटी रखती है चोटी नहीं रखती है, वो फास्ट ट्रैक की वॉच पहनती है नहीं पहनती है, वो चश्मे पहनती है नहीं पहनती है, वो मेडिकल में पढ़ती है किस क्लास में। इस तरह से हमने कुछ ग्रुप एक सेट ऑफ द कैरेक्टर्स का यूज किया था बेटा जी। मतलब मैं यहाँ पे कैरेक्टर अगर चेंज कर देते जिसके बिहार पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा क्लासिफिकेशन भी क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता। उन पे बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। ये बात याद रहनी चाहिए आप लोगों को, मैं बार बार आपको ये बातें बोलता रहा हूं। बेटा टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन इज एवर चेंजिंग प्रोसेस, डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर। अब सोचो जरा इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के आप इस बात को सोचिए, इवोल्यूशन आप सोचिएगा यहाँ पे अपनी साइंस की डिस्कवरी के बारे में। इन द एंशिएंट टाइम हमारे पास साइंस में बहुत ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, हमारे पास में इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो एट दैट टाइम चीजों को पढ़ना हमारे लिए ज्यादा पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट आए उन लोगों ने चीजों को क्लासिफाई किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहाफ पे। मतलब उन्होंने एक कैरेक्टर देखा और उस कैरेक्टर के बिहाफ पे चीजों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। बट और उसके बिहाफ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप से बिलोंग करने लगे। बट जैसे जैसे साइंस की आगे नई नई डिस्कवरीज होती गई, नए नए इक्विपमेंट्स आते गए, तो हमें पता लगा भाई ये जो ग्रुप में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है ये तो एक ही ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करते, इनकी तो चीजें आपस में क्या है बेटा, यहाँ पे डिसिमिलर है। तो हमने फिर उस क्लासिफिकेशन को रेक्टिफाई किया, हमने उसको बेस्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे बनाते चले गए। तो आप ये समझिएगा जैसे जैसे साइंस में नई नई डिस्कवरीज होती गई, नई नई बेटा जी यहाँ पे इक्विपमेंट्स आते गए, हमारी नॉलेज बढ़ती गई और हमने क्लासिफिकेशन को बेस्ट बनाने की कोशिश की यहाँ पे। तो आप ये मत सोचना सर इतने सारे क्लासिफिकेशन आप पढ़ क्यों रहे, क्योंकि मेरे भाई हम बातें करें शुरुआत से लेके आज तक कैसे क्लासिफिकेशन में प्रोग्रेस हुई। और उस प्रोग्रेस होने का सिर्फ ये रीजन था बिकॉज पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल थी हमारे, तो हमने जो भी कैरेक्टर पकड़ा उसके बेस पे क्लासिफाई कर दिया। जितनी नॉलेज बढ़ती गई हम चीजों को क्लासिफाई अच्छे तरीके से करते चले गए। तो सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया बेटा जिसका नाम क्या था यहाँ पे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन का भी क्लासिफिकेशन है, कैसे समझ में आएगा वर्ड, फिलहाल आप हेडिंग डालना, उसके बारे में लिखवा नहीं रहा हूं, कुछ भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको बाद में आके। फिलहाल आप हेडिंग डालेंगे बेटा जी यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके नीचे में क्या क्या बातें करता हूं फिलहाल उनको सुनना, इस वर्ड पे ध्यान मत देना, इसको हम बाद में समझेंगे वर्ड क्यों दिया गया यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा पहले सबसे पहला साइंटिस्ट आ गया बेटा जी यहाँ पे अरिस्टोटल। आप लोगों को पता है बेटा जी अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी। फादर ऑफ द जूलॉजी भी कौन था बेटा जी यहाँ पे आपका अरिस्टोटल था। फादर ऑफ द बायोलॉजी भी कौन है बेटा जी यहाँ पे अरिस्टोटल। तो इन्होंने बातें सबसे पहले यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया एनिमल को, इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया। इन्होंने एक्चुअली एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम था बेटा जी यहाँ पे हिस्टोरिया एनिमलियम। इस बुक का नाम याद रखना बेटा जी, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बनता है इस बात पे। द बुक दैट पब्लिश्ड बाय द अरिस्टोटल, उस बुक का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे हिस्टोरिया एनिमलियम। उन्होंने इस बुक के अंदर एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। किस यहाँ पे क्लासिफाई किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने कहा एनिमल को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं किस यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द आरबीसी। उन्होंने करेक्टर क्या चूज किया, आरबीसी को। क्या ब्लड में आरबीसी है या ब्लड में आरबीसी नहीं है,
देखिए उसने सिर्फ एक कैरेक्टर चूज किया है, आरबीसी, कि ब्लड में आरबीसी है या नहीं है। तो उसने कहा जिसमें आरबीसी है वो अलग है और जिसमें आरबीसी नहीं है वो अलग। उसने पहले ग्रुप का नाम रखा बेटा जी यहां पे एनीमिया, एनीमिया। दूसरे का नाम रखा बेटा जी यहां पे इनेमिया, आरबीसी अपसेट। और यहां उसने कहा इस ग्रुप से वो लोग बिलोंग करेंगे जिनमें आरबीसी प्रेजेंट। बात को समझना, उसने क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर चूज किया कि आरबीसी प्रेजेंट है ब्लड में या नहीं है। उसने उसके व्याप के लिए दो ग्रुप बना दिए। अब देखा जाए तो इस ग्रुप में कौन कौन आ गए, तो मैं कहूंगा भाई एम्फीबियन, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। मतलब सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा जी आरबीसी प्रेजेंट होती है, सब के सब एक ही ग्रुप से प्रेजेंट है। किससे बेटा जी यहाँ पे इनेमिया। सर मैंने कहा इसके अलावा बच गए जो भी हमारे नॉन कोडेट्स, मतलब पोरीफेरा, कोसेलेंट्रेट, निडेरिया, आपने कहा इसके बाद हमारा आ गया प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा। ये सब के सब ऐसे हैं जो जिनमें आरबीसी अब्सेंट है, उनके ब्लड में मैं कहूंगा वो सब के सब एक ग्रुप से प्लेस करते हैं। तो एग्जांपल तौर पे लिख दो बेटा जी यहाँ पे सारे के सारे पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, ईटीसी, सब के सब बिलोंग करते एक ही ग्रुप से। ग्रुप का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे एनीमिया। ठीक बात। उन्होंने आगे कहा ये भी फर्दर दो ग्रुप में है। किस बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द कि वो न्यू वंस को जन्म देते हैं या वो अंडे देते हैं, तो वो कैसे बच्चे पैदा करते हैं उसके बिहाफ पे दो तरह के हैं। एक का उसने नाम रखा है बेटा जी यहाँ पे ओवीपेरा, जो सारे के सारे कौन है बेटा जी यहाँ पे एग लेइंग एनिमल है। एक का नाम रखा है बेटा जी यहाँ पे उसने विविपेरा, जो बेटा जी यहाँ पे क्या है गिव राइज टू द न्यू वंस। यानी इससे कौन बिलोंग करते हैं आपके एम्फीबियन, फिश, रेप्टाइल और बर्ड्स। किससे आ गए बेटा ओवीपेरा से, और मैमल अकेला किस ग्रुप में आ गए विविपेरा। तो देखिएगा क्लासिफिकेशन बड़ा आसान था, किसी एक कैरेक्टर के बिहाफ पे चीजों को उसने क्लासिफाई कर दिया। क्या ये सही था क्लासिफिकेशन का तरीका? बट अब आप सोचो इन्होंने 320 BC उस टाइम की बातें हो रही है जब इन्होंने साइंस में काम किया था। अब भाई उस टाइम पे जितनी साइंस में डिस्कवरीज हुई थी, जितनी नॉलेज अवेलेबल थी, जितने इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, उनके बिहाफ पे उन्होंने ये सब कुछ बता दिया। ये भी तो इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोगों के पास तो ये नॉलेज भी तो नहीं थी ना बेटा। तो उस टाइम को देखते हुए ये बेस्ट था वहां पे। बट जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई तो हमने कहा भाई ये जो सब आपने ग्रुप में रखे तो सब अलग अलग है आपस में, ये तो बिलोंग ही नहीं करते आपस में ग्रुप से यहाँ पे। पर शुरुआत में हमने ये सिस्टम दे जो अप्रूवल नहीं हुआ पर रखा गया था सबसे पहले बेटा जी सिस्टम। ऐसे ही उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने दूसरा काम किया, उन्होंने, ये तो पहला काम था उनका, दूसरा काम उन्होंने हैबिटेट के बिहाफ पे एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। किसके बेटा जी फिर उन्होंने एनिमल्स के बिहाफ पे उन्होंने एनिमल्स को उसके हैबिटेट के बिहाफ पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। कैसे बेटा? उसने कहा एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं हैबिटेट के बिहाफ पे। एक का उसने नाम रखा बेटा जी एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। अब इसका मतलब फिश हो, चाहे व्हेल हो, चाहे यहां पे आपका पोरीफेरा हो, चाहे यहां पे आपकी स्टारफिश हो जो आपके कोसेलेंट्रेट ग्रुप से आती है, मतलब नहीं सॉरी ये आपके आती है उससे, किससे आती है ग्रुप से, इकानोडर्मेटा से। ये किससे आती है बेटा? इकानोडर्मेटा से, नाम से लिखा जाता है कई बार दिमाग से। तो ये आती है इकानोडर्मेटा ग्रुप से। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो कि कहीं भी कैरेक्टर्स में मैच नहीं करते, दोनों एक ही ग्रुप में रहते हैं बिकॉज वो सब के सब पानी में रहने वाले हैं। तो उसने उस ग्रुप का नाम क्या रखा बेटा यहाँ पे आपका एक्वेटिक। चलिए अगला उसने नाम दिया बेटा जी टेरेस्ट्रियल, मतलब जो लैंड पे रहने वाले हैं।
उनको उसने ग्रुप में रखा टेरेस्ट्रियल, मतलब अब चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो सांप हो जो चल के जा रहा है उस धरती पे रहते हैं, चाहे वो कैटल हो, चाहे लॉयन हो, चाहे कोई भी हो, वो सबके सब भाई लैंड पे रहने वाले, तो उसने उन सबको एक ग्रुप में रख दिया। किसने बेटा जी यहाँ पे? टेरेस्ट्रियल। एक उसने नाम रखा बेटा जी एरियल, जो मेनली हवा में रहते हैं, मतलब जो फ्लाई करते हैं, उनको उसने रखा किसने बेटा जी यहाँ पे? एरियल में। जैसे उसने रखा इसमें यहाँ पे कि भाई बैट, चमगादड़ जो है वो उड़ता है, उसने कहा भाई बर्ड्स भी उड़ते हैं, उसने कहा भाई इंसेक्ट भी उड़ते हैं, उसने तीनों चीजों को एक ही ग्रुप में रख दिया। जरा सोचने वाली बात है भाई, ये तो चीजें आपस में मैच नहीं करते। बैट तो मैमल में आता है, ये तो बच्चे पैदा करते हैं, जबकि बर्ड्स तो भैया जी आपके यहाँ पे अंडे देते हैं, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे जबकि इंसेक्ट तो बिल्कुल अलग है बेटा यहाँ पे। तो उसने ऐसे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। किस यहाँ पे? एक कैरेक्टर चूज कर लिया, कौन सा बेटा जी यहाँ पे? हैबिटेट। मतलब हम यहाँ क्लासिफिकेशन का सबसे शुरुआती वाला वर्जन पढ़ रहे हैं, जहां चीजों को हमने क्लासिफाई कर रहे हैं एक या दो कैरेक्टर के बिहाफ पे। ठीक बात है, चलेगा। अभी भी बात खत्म हुई एरिस्टोटल के बारे में। उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दिया, और वो किस बिहाफ पे दिया? उन्होंने यहाँ पे उन्होंने प्लांट को भी क्लासिफाई किया। उन्होंने प्लांट को भी क्लासिफाई किया किस बिहाफ पे? हाइट के बिहाफ पे। उन्होंने कहा प्लांट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उन्होंने प्लांट को बेटा क्लासिफाई कर दिया हाइट के बिहाफ पे। और उसने कहा प्लांट में 3 ग्रुप में रखे जाते हैं। उसने प्लांट का नाम रखा बेटा जी ट्रीज, जिनकी हाइट सबसे बड़ी होती है। फिर रखा बेटा सर्व, क्या रखा नाम? सर्व। उसने कहा ये ट्री से छोटे हाइट के होते हैं, और जो सबसे छोटे हाइट के होते हैं उसने उनका नाम रखा बेटा जी यहाँ पे हर्ब्स। मतलब उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया 2 तरीके से, आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है, या उनका हैबिटेट कैसा है, इस बिहाफ पे क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल को। उनकी बुक का नाम मैंने आपको बता दिया। बातें कर रहे उन्होंने प्लांट को भी क्लासिफाई करने की कोशिश की, और उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया बेटा जी 3 ग्रुप में। तो ये है पहले क्लासिफिकेशन किसके बेटा जी? यहाँ पर एरिस्टोटल। नाम याद रहेगा, चलिएगा इसको लिख लेना अच्छे से यहाँ पे, अगले वर्ड में आते हैं। अब अगली क्लासिफिकेशन देने के लिए आ गया बेटा जी यहां पे थियोफ्रैक्टस। जो कहना है बेटा जी फादर ऑफ बॉटनी। अगर आपको ध्यान हो तो पहला बॉटनिकल गार्डन बनाने वाला कोई साइंटिस्ट था तो कौन था बेटा जी? यहाँ पे थियोफ्रैक्टस था। इन्होंने भी बेटा जी बॉटनी में काम कर, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम क्या था? यहां पे लिख देता हूं, हिस्टोरिया प्लेंट्रम। इनके एक बुक पब्लिक, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंट्रम, और उसने उन बुक में बेटा जी यहाँ पे प्लांट को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। बट उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया 4 कैटेगरीज में। उन्होंने कहा प्लांट एक्चुअली 3 नहीं 4 कैटेगरी रखे उन्होंने यहाँ पे। एक कैटेगरी का नाम रखा बेटा उन्होंने यहाँ पे ट्रीज, कैटेगरी का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे सर्व, फिर रखा बेटा अंडर सर्व, और फिर रखा बेटा यहाँ पे हर्ब। उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया 4 कैटेगरी में, बट क्लासिफाई करने का तरीका जो था बेटा वो क्या था? यहाँ पे आपका हाइट ही था। मैं आपको बता दूं इसके बारे में खास बात बेटा थियोफ्रैक्टस के बारे में। थियोफ्रैक्टस इज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। वो इनका स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऑफ द अरिस्टोटल एंड द प्लेटो। इनका ये स्टूडेंट रहा बेटा। मतलब इनका गुरुजी जो था, इनका टीचर जो था वो फादर ऑफ द जूलॉजी एंड बायोलॉजी था, और उन्हीं का ही स्टूडेंट यानी कि थियोफ्रैक्टस बना फादर ऑफ द बॉटनी। जिन्होंने काम किया था बेटा जी यहाँ पे बॉटनी की फील्ड में सबसे पहले पहला बॉटनिकल गार्डन बनाया, प्लांट को क्लासिफाई किया, और भी बहुत सारी बातें थी जो बताऊंगा अभी मैं आपको यहाँ पे। बट उन्होंने इस चीजों के बारे में बताया। उन्होंने और क्या बातें की? उन्होंने बताया प्लांट और 3 तरीके से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि वो अपनी लाइफ को कितने टाइम में पूरा करते हैं। उन्होंने कहा प्लांट 3 प्रकार के कौन से हैं? उन्होंने बेटा वर्ड दिया एनुअल प्लांट। अभी एनुअल प्लांट क्या होते हैं? एनी प्लांट that complete its life within a single growing season
एनी प्लांट दैट कंप्लीट इट्स लाइफ इन ए सिंगल ग्रोइंग सीजन, जो एक ही सीजन में अपनी लाइफ को पूरा कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, आपने नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में मस्टर्ड को बोया। मस्टर्ड का आपने ग्रो किया मस्टर्ड को। मस्टर्ड ग्रो करता है, पहले अपने आपके हाइट बढ़ा रहा होता है, फिर उसके फ्लावरिंग आती है, फिर पोलिनेशन होता है, फिर उसके फ्रूट बनना शुरू होता है, उसके वो फली आ जाती है, और फिर सर उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, वो सूख जाती है और हम उसकी कटाई कर लेते हैं। मतलब उसने एक सीजन में अपनी पूरी लाइफ में ग्रो भी हो लिया, रिप्रोडक्शन भी कर लिया, उसका सेंसेशन भी हो गया, उसकी एजिंग भी, अगर उसकी डेथ भी होगी विद इन सिंगल सीजन में। कहूंगा ऐसा जो प्लांट है वो क्या है बेटा, यहाँ पे एनुअल प्लांट। आप कह सकते हो राइस, मस्टर्ड, वीट, ये सब प्लांट कैसे बेटा जी यहाँ पे आपके एनुअल प्लांट है, जो एक बार फ्लोरिंग करते हैं और अपनी लाइफ को पूरा खत्म कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैंने एक अगला प्लांट बेटा जी, बाइनियल प्लांट। एनी प्लांट दैट कंप्लीटेड लाइफ इन 2 ग्रोइंग सीजन, जो 2 सीजन में लाइफ को पूरा करेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बाइनियल। एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग बेटा जी मूली खाते हो, मूली खाते हो आप लोग यहाँ पे, रेडिस मूली के बारे में खास बात आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो तो, आप सर्दी में मूली को खाते हो, बट सर्दी में कभी मूली की फ्लोरिंग नहीं होती बेटा जी, वो सिर्फ ग्रो करता है विंटर के अंदर। तो मैं कहूंगा इट अंडरगो वेजिटेटिव ग्रोथ, वो अपने आप को ग्रो करता है, अपने हाइट को बढ़ाता है, अपने साइज को बढ़ाता है बेटा जी यहाँ पे इन द विंटर सीजन, बट वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता। इन द समर, जब समर आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, देन एट दैट टाइम वो रिप्रोड्यूस करता है, उसके फ्लावर आते हैं और फ्लोरिंग करके वो पोलिनेशन करता है, फिर उसकी वहां पे उसके बाद में डेथ हो जाती है यहाँ पे। मतलब उसके सीड कब लगते हैं, विद इन द समर लगते हैं। तो उसने अपनी लाइफ को कितने सीजन में पूरा किया बेटा जी यहाँ पे, 2 सीजन में पूरा किया, विंटर एज वेल एज समर, उसने 2 सीजन में लाइफ को पूरा किया। मैं कहूंगा ऐसा कोई प्लांट है तो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे, बाइनियल प्लांट। थर्ड वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे परनियल। द प्लांट दैट रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, जो पूरी साल भर एक्टिव रहता है और ईयर आफ्टर ईयर आपको क्या देता है बेटा जी यहाँ पे, फ्रूट्स देते हैं। मैं कहूंगा वो वाले प्लांट क्या है बेटा जी, परनियल प्लांट। मतलब उनका ऐसा नहीं कि 1 या 2 सीजन में खत्म कर दिया, वो पूरी साल भर आपको फ्रूट्स भी दे सकते हैं यहाँ पे आपके, और ईयर आफ्टर ईयर आपको क्या देंगे, फ्रूट्स देंगे। मैं कहूंगा ऐसे प्लांट क्या है बेटा जी यहाँ पे, परनियल प्लांट है। इन सब के बारे में बताने वाला कौन था यहाँ पे, थियोप्रैक्टस था। इस तरह प्लांट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला कौन था यहाँ पे, थियोप्रैक्टस था। क्या कहलाया बेटा जी यहाँ पे, फादर ऑफ द बॉटनी कहलाया। इसने एक बुक पब्लिश की, बुक का नाम क्या था बेटा जी, हिस्टोरिया प्लैंटम। ये बातें आपको याद रखनी। अब ये बात खत्म नहीं हुई, कहानी आगे बढ़ती है और अब आ जाता है बेटा जी यहाँ पे तीसरा साइंटिस्ट। उसका नाम बेटा जी यहाँ पे कार्लस लाइनस। एज यू ऑल नो, he is known as father of taxonomy. ये कौन कहलाया बेटा, फादर ऑफ द टेक्सोनोमी। आपको मैं बता चुका हूं, इसने 2 बुक पब्लिश की थी। एक बुक का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे आपका स्पीसीज प्लैंक्टन, और एक का नाम क्या था सिस्टमा नेचुरी। दोनों बुक्स के नाम याद रखना बेटा जी। इसने 2 बुक पब्लिश की थी। एक बुक का नाम था बेटा जी यहाँ पे स्पीसीज प्लैंक्टन। उन्होंने इसमें दिया था अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट। उन्होंने इस बुक में दिया था बेटा जो नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। उन्होंने दूसरी बुक पब्लिश की थी, बुक का नाम था बेटा जी यहाँ पे आपका सिस्टमा नेचुरी, और इस बुक उन्होंने बेटा जी नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल दिया था। और मैंने जब आपको किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था उस टाइम पे कहा था उन्होंने दूसरा किंगडम की, दुनिया में 2 तरह के किंगडम होते हैं प्लांट और एनिमल, उसके बारे में बताया था बेटा जी यहाँ पे उन्होंने इस बुक के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। तो उन्होंने इस तरह से क्लासिफाई किया था। बट अब यहाँ बातें करें, उन्होंने उससे पहले एक और भी काम किया था। वो काम क्या था, हम उसकी बातें करते हैं। उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन। उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन। अभी तक आप देख रहे थे कहीं हाइट का यूज हो रहा है, बट यहां पे उसने कहा कि मैं सेक्स ऑर्गन के बिहाफ पे चीजों को क्लासिफाई करूंगा। और उसने क्या देखा कि प्लांट में स्टेमन है या नहीं है, और अगर स्टेमन है
तो स्टेमन कितने हैं और कैसे स्टेमन है, उसने स्टेमन के बिहाफ पे प्लांट को क्लासिफाई कर दिया इनटू द 24 डिफरेंट ग्रुप। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनेगा बेटा जी कि लाइनस ने प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया, कितने ग्रुप में बेटा जी, यहाँ पे 24 ग्रुप में डिवाइड किया। किस बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन। और वो सेक्स ऑर्गन उसने क्या चूज किया बेटा जी यहाँ पे? स्टेमन। कि मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स स्ट्रक्चर दैट इज स्टेमन है या नहीं है, इसके बिहाफ पे उसने क्लासिफाई किया। कितने ग्रुप में बेटा जी यहाँ पे? 24 ग्रुप बनाए उसने यहाँ पे। अच्छी बात सुनना बेटा जी यहाँ पे। हम कहते हैं क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय द लाइनस इज नोन एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। उसको बेटा हम कहते हैं यहाँ पे सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार किसी साइंटिस्ट ने सेक्स ऑर्गन के बिहाफ पे चीजों को क्लासिफाई कर दिया। आपको बता दूं बेटा जी मैं ये बात मैंने आपको पहले बताई है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन, वेजिटेटिव करेक्टर, हमारे जो वैसे करेक्टर होते हैं, वेजिटेटिव जो हमारे ग्रोथ वाले करेक्टर होते हैं, दे गेट इजिली गेट अफेक्टेड विद द एनवायरमेंट, बट रिप्रोडक्टिव करेक्टर आर मोर कंजर्व। याद रखना इस बात को बेटा जी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर मोर कंजर्व इन कंपैरिजन टू द वेजिटेटिव करेक्टर। सोच के देखो ना इस बातों को। हम अपनी एक बार एग्जांपल लेके समझाए। आप अगर गर्मी के अंदर बाहर निकलते हो तो आपकी स्किन पे टैनिंग हो जाती है और आप काले पड़ जाते हो, मतलब आपका लुक चेंज हो गया, आपका कलर चेंज हो गया, आपका वेजिटेटिव करेक्टर, आप गोरे थे और अब आप फेडेड हो गए, आप काले हो गए। ये एक करेक्टर था। ये करेक्टर कैसा है बेटा जी? वेजिटेटिव करेक्टर है ये आपकी बॉडी का। ये आपकी बॉडी का वेजिटेटिव करेक्टर है। तो मैं कहूंगा ऐसे करेक्टर बहुत इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, बट रिप्रोडक्टिव करेक्टर नहीं चेंज होते, या मैं कहूंगा बहुत ही कंजर्व्ड रहते, बहुत ही बाद में जाके चेंज होते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन चेंज होते हैं बेटा जी यहाँ पे। तो मैं कहूंगा इवोल्यूशन में मोर कंजर्व कौन है बेटा जी? रिप्रोडक्टिव है इन कंपैरिजन टू द वेजिटेटिव। तो पहली बार किसी ने रिप्रोडक्टिव करेक्टर के बिहाफ पे क्लासिफाई किया तो वो कौन था बेटा जी? आपका यहाँ पे कार्लस लाइनस था। तो हमने कहा इसका क्लासिफिकेशन क्या कहलाया बेटा जी यहाँ पे? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। पॉइंट टू बी नोटेड। गेटिंग माय पॉइंट? लिख लेना इस लाइन को यहाँ पे। Vegetative character get easily affected by the change in the environment, but reproductive character are more conserved. During the course of the evolution, they are more conserved. They not get easily affected by the environment. वो easily affect नहीं होने वाले। वो तो evolution में ही बदल सकते हैं। वैसे नहीं कि आज के टाइम पे ज्यादा है तो बदलेंगे, ऐसे नहीं बदलेंगे बेटा जी पे। They are more conserved. पॉइंट लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, उन्होंने 24 ग्रुप बनाए। कैसे कैसे ग्रुप बनाए? जैसे उन्होंने नाम लिख दिया बेटा जी मोनोएंड्रिया, डाइएंड्रिया। आप एक बात कहते हो, ग्रुप ऑफ द स्टेमन इज नोन एज एंड्रूशियम। मैं लिख देता हूं यहां पे, ग्रुप ऑफ द स्टेमन इज नोन एज एंड्रूशियम। आपने ऐसा कुछ पढ़ा है बेटा 10th क्लास में? सर ये स्टेमन है, ये एंथर है और ये सर फिलामेंट है। सर यहां पे पोलन ग्रेन बन के तैयार होते हैं। पढ़ा है बेटा आपने 10th क्लास में सब बातें। मैंने वैसे बोला अगर स्टेमन का ग्रुप बना दो तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे? एंड्रूशियम बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा उसमें कितने एंड्रूशियम है? एक है तुमने नाम लिख दिया मोनोएंड्रिया, 2 है तुमने नाम लिख दिया डाइएंड्रिया, 3 है तो नाम लिख दिया ट्राइएंड्रिया। ऐसे मैंने अलग अलग ग्रुप बनाए यहाँ पे। किसके बिहाफ पे? कि स्टेमन कैसे है नंबर में, कितने हैं नंबर में, इसके बिहाफ पे हमने उनका ग्रुप बनाया। इवन हमने 24th ग्रुप जो बनाया उसका नाम था बेटा जी वहां पे आपका नॉन एंड्रिया। हमने जो 24th ग्रुप बनाया उस ग्रुप का नाम क्या था बेटा जी वहां पे? नॉन एंड्रिया। इस ग्रुप में कौन आगे? कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें स्टेमन ही नहीं है, यानी कि चाहे वो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, वो टाइडोफाइटा है, वो जिम्नोस्पर्म है, जिनमें भाई एंड्रूशियम होता ही नहीं, जिनमें स्टेमन होता ही नहीं, क्योंकि स्टेमन तो एक फ्लोर में होता है, फ्लोरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म में तो मैं कहूंगा उसके अलावा जो भी प्लांट बचे सबको उसको उठा के कहा रख दिया बेटा जी? फिर नॉन एंट्रिया में रख दिया। क्या उठा के रख दिया? नॉन एंट्रिया में रख दिया। मैं कहूंगा ऐसा प्लांट जिसमें एंट्रिया नहीं होता, इसमें एंड्रूशियम नहीं होता, वो सब क्या है बेटा जी? नॉन एंट्रिया है। इस तरह से उसने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया 24 ग्रुप में। कहानी को एक बार रिपीट कर ले बेटा जी। कहानी क्या समझा रहा हूं? मैंने आपको
तीन बड़े बड़े साइंटिस्टों की बात की। मैंने अरिस्टोटल के बारे में बताया, ये फादर ऑफ द जूलॉजी और बायोलॉजी है। उसने प्लांट को भी क्लासिफाई किया था हाइट के बिहाफ पे, बट तीन ग्रुप में, ट्री, हर्ब और सर्ब। इसने एनिमल को भी डिवाइड किया है, किस बिहाफ पे बेटा जी? आरबीसी के बिहाफ पे। और वो एग देते हैं या वो बेटा जी आपके यहां पे देते हैं, आपके न्यूरॉन्स को जन्म देते हैं, उसके बिहाफ पे क्लासिफाई किया। आपने उसमें हैबिटेट के बिहाफ पे भी एनिमल को क्लासिफाई किया था कि वो तीन प्रकार के होते हैं, या तो एक्वेटिक होते हैं, या फिर वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, या फिर बेटा जो एरियल होते हैं। उसमें तीन तरह से उसने उनको क्लासिफाई भी किया था। यहाँ पे थियोप्रैक्टस जो कि फादर ऑफ द बॉटनी था, उसने क्लासिफाई करते प्लांट को चार कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, ट्री, सर्ब, अंडरसर्ब और हर्ब। उसने तीन टर्म और दिए थे बेटा जी यहाँ पे, एनुअल, बाइनल और परनियल। इनके बारे में बताने वाला भी कौन थे? यहाँ पे थियोप्रैक्टस था। उसने एक बुक जो पब्लिश की, बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लैंक्टन। यहाँ पे बुक का नाम क्या था बेटा जी? हिस्टोरिया एनिमलिया। अब आ गया तीसरा साइंटिस्ट, नाम क्या था बेटा जी? कार्लस लाइनस। इस जनाब ने एक नहीं दो बुक पब्लिश की थी, बुक के नाम मैंने लिख दिए बेटा जी। इन्होंने भी प्लांट को क्लासिफाई किया था, बट प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन, दैट इज स्टेम। और उसने कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 24 ग्रुप में डिवाइड किया। वो बातें हमने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे मैंने आपको तीन अलग अलग साइंटिस्ट की बात बताई जिन्होंने क्लासिफाई किया है एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहार पे। अब ये तीनों अलग अलग थे, इन तीनों क्लासिफिकेशन को उठा के एक ही सिस्टम में रख दिया। और वो सिस्टम कौन सा था बेटा जी? यहाँ पे आर्टिफिशियल में। और ये रखने वाला जो था, उस साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी यहाँ पे एपीडी कैंडोले। आप पॉइंट को समझना जरा, मैं क्या पॉइंट समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको उसके बारे में जानना है। इन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट, ये जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दे क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो चीज हमें दिखाई दे रही है बाहर से, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उन बिहाफ पे चीजों को क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे हम अगर प्लांट की बात कर रहे हैं, इसने हाइट पे क्लासिफाई किया, इसने भी हाइट पे क्लासिफाई किया, और इसने ये देखा फूल में स्टेमन कितने, एक है, दो है, कितने हैं, वो दिखने वाले कैरेक्टर के बिहाफ पे चीजों को क्लासिफाई कर